हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ जो साइंस का टॉपिक है ब्लड। इसको आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे और ये सारा कंटेंट जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। तो सबसे पहले देखिए, जो ब्लड है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसकी स्टडी कहलाती है हिमेटोलॉजी। इसके बाद देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, और रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है और इसकी प्रकृति जो है हल्का क्षारीय होती है। इसके बाद देखिए, एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और शरीर के वजन का 7% जो है अपने शरीर में ब्लड होता है। फिर देखिए, रक्त का निर्माण जो है लाल अस्थिमज्जा के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? लाल अस्थिमज्जा के अंदर, रेड बोन मेरो के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है रक्त। तो देखिए, ब्लड इसके अंदर 2 भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिकाएं जो बीसी होती है। तो देखिए, अपने रक्त के अंदर देखिए 55% तो प्लाज्मा पाई जाता है और 45% रक्त कणिकाएं पाई जाती है। तो प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग होता है, लिक्विड भाग, और प्लाज्मा में 92% जो है जल होता है और इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है और साथ ही में ये रंगहीन होता है, मतलब हल्का पीला होता है लेकिन ये रंगहीन की तरह लगता है। फिर देखिए रक्त कणिकाएं, तो ये ब्लड के अंदर 45% होती है। और कौन कौन सी रक्त कणिकाएं होती है? तो रक्त कणिकाओं में होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, नोट लगा के लिखिएगा कि जो प्लाज्मा है इसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है जो कि सीरम कहलाता है। इसके बाद देखिए, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। क्या है? फाइब्रिनोजन रहित जो प्लाज्मा होता है उसे सीरम कहा जाता है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है तो आरबीसी। तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती है, इन्हें इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। फिर देखिए, इनका जो जीवन काल होता है ये होता है 120 दिन। और आरबीसी का कब्रिस्तान ये कहा जाता है जो प्लीहा स्प्लिच होता है, जिसे तिल्ली भी कहते हैं, इसको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। फिर देखिए, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, तो ये किसे कहा जाता है? प्लीहा, जो कि आरबीसी को कलेक्ट करने का कार्य करता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, इसकी संख्या क्या होती है? तो देखिए, मेल के अंदर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या होती है 55 लाख प्रति घन mm और फीमेल के अंदर होती है 45 लाख प्रति घन mm। नेक्स्ट है आरबीसी। तो आरबीसी प्रभावित होने से मलेरिया एंड जो एनीमिया रोग होता है जिसमें रक्त की कमी आती है, रक्त अल्पता, तो ये रोग हो जाता है आरबीसी प्रभावित होने से। फिर देखिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन जो ऊंट और लामा होता है ये इसका अपवाद है, इनके अंदर जो आरबीसी होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो लामा जो है ये एंडीज पर्वतमाला जो कि साउथ अमेरिका के अंदर स्थित है, यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई या पहाड़ों में रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या कम होगी या अधिक होगी? तो ये अधिक होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने वाली है यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ पर ऊंचाई बढ़ेगी वहाँ पर O2 की मात्रा, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिससे जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो यहाँ पर मतलब ज़्यादा होगी। तो आरबीसी की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो वहाँ पर आरबीसी की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। फिर देखिए, हीमोग्लोबिन में लौह आयरन धातु पाई जाती है। फंड रहित जो क्लोरोफिल होता है इसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। फिर देखिए, शरीर का सैनिक इसको कहा जाता है और इसकी संख्या होती है लगभग 10,000। फिर देखिए, इनका जीवन काल लगभग 2 सप्ताह या 15 दिन होता है। और नोट लगा के लिखिएगा कि जो डब्ल्यूबीसी है इनकी संख्या में अनियंत्रित जो वृद्धि होती है उसे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाता है। उससे क्या कहते हैं इसको? अगर अनियंत्रित वृद्धि होती है डब्ल्यूबीसी में तो इससे ल्यूकेमिया कहते हैं और इससे ब्लड कैंसर होता है। फिर देखिए डब्ल्यूबीसी, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होती है कणिका रहित जिसे एग्रेन्युअल कहते हैं और एक होती है कणिका युक्त, तो इसे ग्रेन्युअल कहा जाता है। तो देखिए, कणिका रहित में आ जाती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होती है। फिर देखिए, जो कणिका युक्त होती है ये 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसोनोफिल। तो इसमें देखिए, जो न्यूट्रोफिल इसकी संख्या मैक्सिमम होती है और जो बेसोफिल है इसकी संख्या मिनिमम होती है। और आकार में पूछे सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये होती है कणिका रहित जो मोनोसाइट होती है, ये आकार में सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स जिसे बिंबाणु कहते हैं। तो देखिए, ये थ्रोम्बोसाइट कहते हैं इसको। तो इसका कार्य रहता है अपने शरीर में रक्त का
थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग करना, ये इसका कार्य रहता है। और इसकी संख्या जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख के मध्य होती है। फिर देखिए इसका जीवन काल होता है 1 सप्ताह, लगभग 7 से 8 दिन इसका जीवन काल रहता है। फिर देखिए डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी आती है, मतलब जो प्लेटलेट्स होती है इसकी कमी से डेंगू रोग होता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह देखिए इसकी खोज जो है 1902 में लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी और रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन। तो आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो होता है एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। फिर देखिए ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ होता है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए एंटीजन 2 प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और एंटीबॉडी ये होती है स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी है ये इसके अपोजिट होंगी, ये होने वाली है स्मॉल बी। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी होने वाला है, लेकिन एंटीबॉडी बनेंगी और स्मॉल ए। फिर देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन भी ए बी होगा, लेकिन जो यहाँ पर एंटीबॉडी है ये नील होगी यहाँ पे। और फिर जो है ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो यहाँ पर एंटीजन होगा नील, और जबकि जो एंटीबॉडी है ये इसका अपोजिट हो जाएगी ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट लगा के लिखिएगा कि जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन के विपरीत होती है और ये प्लाज्मा के अंदर घुली हुई रहती है। क्या? एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदान। तो जो ब्लड डोनेशन है इसमें देखिए ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। तो इसमें क्या होता है, सेम ब्लड ग्रुप एक दूसरे को रक्त दे सकते हैं, लेकिन देखिए ओ वाला जो है किसी को भी रक्त दे सकता है, ये सर्वदाता होता है। और ए बी वाला किसी से भी रक्त ले सकता है, मतलब ए बी वाला किसी से भी रक्त ले सकता है, चाहे ए बी हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो या ब्लड ग्रुप ओ हो। जबकि जो ब्लड ग्रुप ओ है ये ए बी ओ सभी को जो है रक्त दे सकता है। इसके बाद देखिए ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए अगर माता के अंदर ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता के अंदर भी ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसको देखिए इसको ए और बी में तोड़ लीजिएगा। फिर देखिए ए को ए से मिलाइए, फिर इधर ए को बी से मिलाइए और यहाँ ए को इधर देखिए फिर वापस, तो इसको मिलाएंगे अपन इससे और इसको मिलाएंगे इससे, तो क्या बनेगा, तो ए से तो बन जाएगा ए और ए बी से बन जाएगा ए बी, और साथ ही में ए और बी से वापस ए बी बन जाएगा और बी और बी से क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बी। कहने का मतलब ये है कि ए बी 2 बार आया तो ये बनने वाला है 50% इसके चांस रहेंगे ब्लड ग्रुप के, ए का 25% रहेगा और बी का 25% रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, माता के अंदर ब्लड ग्रुप बी है और पिता के अंदर ए बी है, तो बी किस में टूटेगा, तो ये टूटने वाला है ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर। अगर सिंगल बी ग्रुप दे रखा है या फिर ए ग्रुप दे रखा है तो ये ओ के साथ टूटने वाला है। तो इससे क्या होगा, बी को मिलाएंगे अपन ए से और फिर बी को मिलाएंगे बी से, फिर ओ को मिलाएंगे ए से और ओ को मिलाएंगे बी से, तो बी और ए मिलके हो जाएगा ए बी और ए मिलके वापस क्या हो जाएगा, बी और बी मिलके आ जाएगा बी ग्रुप और ओ ए मिलके आ जाएगा ए ग्रुप, मतलब ओ और ए मिलेगा तो ए बनेगा और ओ और ए बी मिलेगा तो बी ग्रुप बनने वाला है। तो मतलब यहाँ पर जो बी ग्रुप है 2 बार आ रहा है तो 50% चांस रहेंगे कि ब्लड ग्रुप जो है बच्चे का जो होने वाला है ये 50% जो है बी ग्रुप का हो सकता है और ए ये 25% संभावनाएं रहेंगी और ए बी की भी 25%। फिर देखिए ए ग्रुप और बी ग्रुप, तो देखिए ए को तोड़ेंगे अपन ए और ओ में और ओ को तोड़ेंगे ओ और ओ में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ब्लड ग्रुप अगर सिंगल दे रखा है तो ए दे रखा हो या बी दे रखा हो तो उसे ए और ओ में तोड़ेंगे, और अगर ओ ब्लड ग्रुप हो तो उसे ओ में तोड़ेंगे। फिर देखिए माता और पिता, तो माता के अंदर अगर ओ ब्लड ग्रुप है और पिता के अंदर भी ओ है तो 100% इसके अंदर यही चांस होगा कि ब्लड ग्रुप बच्चे के अंदर भी ओ आने वाला है। फिर देखिए माता के अंदर ए बी और पिता के अंदर ओ हो तो ए बी तो ए और बी में टूट जाएगा, लेकिन ओ टूटेगा ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर। तो इसमें 50% चांस रहेंगे कि ए ब्लड ग्रुप हो और 50% ही चांस रहेंगे कि बी ब्लड ग्रुप हो। तो ये थी ब्लड ग्रुप। फिर देखिए RH फैक्टर, तो इसकी खोज
लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी और इसकी खोज रिसस नामक जो मंदिर था इसके अंदर हुई थी, इसलिए इसको RH फैक्टर नाम दिया गया था। फिर देखिए जो डी एंटीजन होता है ये उपस्थित होगा तो RH प्लस होने वाला है और अनुपस्थित होगा तो RH माइनस होने वाला है। तो देखिए O प्लस होगा और O माइनस होगा तो जो है एंटीजन जो है इसके अंदर ये होने वाला है, प्लस के अंदर RH उपस्थित होगा RH फैक्टर और माइनस के अंदर RH फैक्टर उपस्थित नहीं होगा। और AB के अंदर देखिए AB प्लस है तो RH फैक्टर उपस्थित होगा और AB माइनस है तो RH फैक्टर उपस्थित नहीं होगा। फिर देखिए सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो डोनर ग्रुप है ये होता है O माइनस। तो इमरजेंसी में कोई भी ब्लड अगर डोनेट करता है, एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो उस समय बिना सोचे समझे जो O ब्लड ग्रुप है हम किसी को भी दे सकते हैं। फिर देखिए सार्वभौमिक रक्तग्राही जो यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर है वो होता है AB प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक शादी। तो देखिए अगर RH प्लस मेल अगर RH प्लस हो और फीमेल RH प्लस हो तो ये राइट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद देखिए RH माइनस होगा मेल का और RH माइनस होगा फीमेल का, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर RH प्लस मेल का हो और RH माइनस फीमेल का हो तो ये इसमें रॉन्ग होगा, ये इसके अंदर दिक्कत आती है बच्चे के अंदर। तो फिर देखिए RH माइनस और प्लस हमेशा आना चाहिए फीमेल के अंदर, ये ध्यान रखना है बस। बाकी माइनस जो है माइनस फैक्टर ओनली जो है फीमेल के अंदर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा जहाँ पर माँ से बच्चे जुड़े हुए होते हैं से रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रवाहित होता है तो समान एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, मतलब समान एंटीजन हो तो एंटीबॉडी उसके समान नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए अगर पिता का ब्लड ग्रुप RH प्लस और माता का ब्लड ग्रुप RH माइनस है तो पहली संतति के दौरान रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रवाहित होगा जिससे माँ के शरीर में RH एंटीजन के विरुद्ध एक एंटीबॉडी तैयार होगी, लेकिन पहला बच्चा स्वस्थ होगा। अगर सेकंड बच्चा हुआ तो बच्चे में RH प्लस ब्लड ग्रुप होगा अर्थात उसमें RH एंटीजन होगा और माँ में पहले से ही RH एंटीबॉडी तैयार हो चुकी थी पहले बच्चे के दौरान। तो और इससे क्या होगा कि और समान एंटीजन और एंटीबॉडी में सेकंड बच्चे की मृत्यु हो जाएगी और इस रोग को क्या कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टी, क्या कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस रोग कहा जाता है। तो देखिए ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपको डेली अगर ये क्लासें देखनी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। बाकी आप समझ गए होंगे कि ये क्लास कौन सी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। क्लास देखने के लिए थैंक यू।